जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की और वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, इसके लिए मैं आपको थोड़ा फर्स्ट चैप्टर पर लेके जाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा था, सर हमने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के साथ में ही आपने उस कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, इजियर कैलकुलेशन के लिए आपने एक बहुत अच्छा सा एक लॉ पढ़ा है और उसका नाम है आपका गॉस लॉ। इसी तरह बिल्कुल सेम जो काम इजियर कैलकुलेशन कर रहा है गॉस लॉ किसकी हेल्प, किसका, आपके कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, गॉस लॉ से निकाल रहे हो। गॉस लॉ कहता है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या वैल्यू होगी, जितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसमें Q अप इनटू 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी इजियर तरीके से। इसी तरह बायो सावर्ट लॉ को इजी कैलकुलेशन करने के लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया था, उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। वास्तव में ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है भैया, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ प्रोवाइड अ इजियर कैलकुलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइक और फॉर अ बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ के द्वारा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकली उसी को हमें इजी तरीके से निकालना है, तो वो कौन देगा, वो देगा एम्पियर सर्किटल लॉ। डन। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में एक छोटी सी बात है और वो क्या है, एक तो यदि मेरे पास एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, एक वायर एंड द करंट फ्लो इन द वायर इज I, then we say, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। दोबारा समझाता हूं उसको मैं आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि कोई भी वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर के किसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो एम्पियर ने कहा था कि क्या करें, सबसे पहले हम एक एम्पीरियन लूप बनाएं। जैसा कि आपने पहले गॉस लॉ में एक गॉसियन सरफेस बनाई थी, उसी तरह हम एम्पियर में एम्पीरियन लूप बनाएंगे। और यदि मैं कहूं उस वायर से जो दूरी है वो r है, तो r रेडियस की मैंने एम्पीरियन लूप बना दिया। दिस इज अ एम्पीरियन लूप व्हिच I made in a dotted line. This is an एम्पीरियन लूप। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? तो एम्पियर के हिसाब से इस P पॉइंट पर B की वैल्यू कितनी होगी, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट आप पढ़ चुके हो, परमियाबिलिटी है और किसके है, इस करंट के मल्टीपल की, करंट पासिंग थ्रू दैट। ध्यान रखना दोबारा से, B डॉट dl में डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहां पर cos थीटा होगा। आप पढ़ चुके हो, दिए जाता बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, B द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और dl आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच आर लेंथ एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी। कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू किसका मल्टीप्लाई, dl का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I के इक्वल होगा। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। और मैं चाहता हूं कि आप ये डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी पर और ये लिख लीजिए। इसके अलावा यदि इसको बना वेट करिए, मैं पहले आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा देता हूं, फिर आप डायग्राम बना लीजिए। एम्पियर सर्किटल लॉ लिखिए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of a closed coil is equal to mu naught times the current passing through
द करंट पासिंग थ्रू। आई थिंक थोड़ा सा टॉपिक था, छोटी सी बात थी, आप समझ गए कि जितना करंट पास हो रहा है वो लाइन डिवीजन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू देम। अब आपके लिए मैं इसकी हेल्प से एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालना हूं पी पॉइंट पर। तो आप इसकी हेल्प से निकाल रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड वाया इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। मैं दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड B by a infinity long current carrying wire। एक इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उससे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसकी दूरी उस वायर से r है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं, जो बनाया था वो दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। आई हैव अ वायर, दिस इज अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, दिस इज अ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर एंड दिस इज इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। देन we find out the value of magnetic field at point P. The current flowing a wire is I. The current flowing a wire is I. The wire length is infinite. The distance from the wire is small r. The distance from the wire is small r. जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वरना वीडियो में आप दूसरों लेके लिख लीजिए। First, we consider that the current flowing a wire is I and it is a constant. First point. Second point, we find out the value of magnetic field at point P, and this point is r distance far away from the wire. Second point. And third point, we consider a Amperian loop with radius small r. Third point, we consider Amperian loop with radius small r, which is passing through from P point. So this is your Amperian loop. Amperian loop, I have draw an Amperian loop. This is a Amperian loop. This is an imaginary Amperian loop. Next, fourth and last point, that we consider a length. We consider a length element dl. We consider a length element dl. Now, what I consider? Now, if we apply the same Amperian circuital law, this one is a B dot dl equal to mu naught times of I. Mu naught times of I. What I consider? You see, first one. First, if a current flowing a wire is I, and the direction of a wire is the direction of the pen tip. Now we consider a magnetic field. What is the direction of magnetic field? We put our hand towards the direction of current and our circular fingers show the direction of the magnetic field. Now the direction of the magnetic field is just curl. You see this one? This one is a magnetic field direction. Now the magnetic field direction is this one. It means you understand that one. Then we consider a same way a Amperian loop and dl element vector have also direction of this one. Now what happens? The magnetic field direction and dl direction both are in the same direction. So another way we say that the angle between B and dl equal to how much? The 0 degree. Or you already aware that B dot dl, we write this one B dl cos theta. B dl cos theta. What happens?
here the cos theta, the value angle between them is 0. So now another way we say that VDL cos 0 and cos 0 value is 1. So we finally we define that V dot dl vector equal to BDL, only BDL. There is no vector quantity, this is a vector quantity, and we put the value of cos theta and cos theta equal to 0 or cos 0 value is 1. So we find that this one, the final point is this one, line integration of B dl equal to mu naught times I. I think you understand very well. Now what happens? V is a magnetic field, or if the current flowing a wire is a fixed and constant, the magnetic field is also constant. Or when we integrate anything, we jump constant in outside. यदि हम constant को बाहर निकाल दें, integration of dl equal to what happens? V naught I. Now see, if dl is a small element in this one, and we consider an entire loop made by small dl element, what is the line integration of dl? Dl line integration happens 2 pi r, the perimeter of the circular loop. The perimeter of circular loop, what happens? Then one v into 2 pi r equal to mu naught times of I, and we finally get b equal to mu naught I upon 2 pi r. This is a value why a infinity long wire at p point magnetic field. This is a very easier calculation which we done by the help of Ampere circuital law. If we done this same calculation by the help of Biot-Savart law, it takes approx 2 or 3 page for calculating this one. Now you already understand what is the value of B at point P by the help of Ampere circuital law. B equal to mu naught I upon 2 pi r, where mu naught is a permeability of material medium, I equal to current which is passing through the wire, 2 you already aware, pi 3.14 r. R is the distance between the wire and the point where we need to find out the value of magnetic field. I think you hope understand everything. Now I think you note this one and we run this one and take next topic. Okay. Now we come at another application of एम्पीयर सर्किटल लॉ. एम्पीयर सर्किटल लॉ की दूसरी क्या एप्लीकेशन है? दूसरी एप्लीकेशन के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बोल देता हूं, आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसको डिस्क्राइब करूंगा, डिफाइन करूंगा इस बोर्ड पर वो कैसे काम करता है. ठीक है ना? मैं क्वेश्चन को आपको बोल देता हूं, आप चाहो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो या फिर पूरा क्वेश्चन लिख लो, जो आपकी मर्जी हो. मैं क्वेश्चन बता रहा हूं क्या क्वेश्चन आ सकता है दूसरी एप्लीकेशन के लिए. अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ करंट, a long straight wire of current carrying have circular cross section area with radius a. Circular cross section area with radius a, small a, carrying a constant current capital I, carrying a constant current capital I, carrying a constant current capital I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field of this wire in a region when the radius of wire is less than E, and when
the point is outside the wire. Outside the wire. I think this is the most important application of Ampere's circular law. This is the most important application. What happens there? We consider a wire. I show the entire thing in a pictorial manner. I show the same wire. The wire is thin, but I show you in a pictorial manner. So I make entire thing in a bigger way. Then this is your wire, and the current flowing in a wire is I. You already understand. The current I, and the cross section area of wire is this one. This one is the cross section area of wire. The radius of wire is small a. The radius of wire is small a. I write this one. The radius of wire is small a. Now, according to this question, we find out magnetic field at any point when radius of wire is small r. And in B part, we find out value of magnetic field when radius of wire is more than radius of actual wire. और समझना, हिंदी में दोबारा समझाता हूं. हमें इस वायर की रेडियस गिवन है ए है, वायर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है आई है. नेक्स्ट, यदि इस वायर से इस वायर के अंदर की बात करूं, इस वायर के मैं अंदर की बात करूं, जहां की मैं बात करता हूं, जिसमें यदि कह रहा हूं एक वायर जे है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, केवल आपको बताना है कि जिस करंट की बात कर रहा हूं, करंट किस एरिया फ्लो हो रहा है, जहां पर आपको इस पेन के अंदर जहां पर इंक दिख रही है, केवल उतने एरिया बात कर रहा हूं, बाहर का एरिया छोड़ दिया मैंने. करंट तो पूरे वायर फ्लो हो रहा है, लेकिन केवल उतने करंट की वैल्यू बताओ, उतने करंट से बताना है आपको कि जितने करंट से अंदर इंक भरी हुई. समझ में आ गया ना? इंक यानी कि इतने, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, देखना, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी हेल्प से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए भाई पकड़ो. नाउ व्हाट हैपेंस, अब बेटा यदि हमें केवल एक चीज मालूम है, और वो चीज मालूम है कि इसकी रेडियस r1 मैंने मान ली, और आपकी मेन रेडियस है, जो वायर रेडियस है, वो a है. यदि मैं इस पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो आप क्या देखेंगे? मैं कहता हूं when r1 is less than a, यानी r छोटा है रेडियस से, तब क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं. लाइन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 क्यों किया मैंने? क्योंकि करंट इज फ्लोइंग इन I, बट इतने एरिया में मैंने लेट कर लिया कि करंट कितना हो रहा है, I इज फ्लोइंग थ्रू इन दिस एरिया. नाउ व्हाट हैपेंस, देखना बेटा, इसको आप ऑलरेडी जानते हो कि v डॉट dl कितना हो जाएगा? v dl हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो यहां पर तो मैं लिख सकता हूं v डायरेक्शन ऑफ v dl इक्वल टू म्यू नॉट I1, और यहां से यदि मैं आपसे कहूं कि देखना बेटा, तो d लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट I1, और यदि लास्ट लाइन पे यदि कहूं मैं तो b इनटू b इंटू 2 पाई r1, डीएल कितना हो जाएगा? डीएल का 90 हो जाएगा 2 पाई r1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1. नाउ b इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r1. बट प्रॉब्लम इज देयर, इसे क्वेश्चन नंबर ए बना लेता हूं. एक प्रॉब्लम क्या है इन दिस सिचुएशन, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ I1, इस समय यदि हमें I1 की वैल्यू मालूम होती तो हमारा यही आंसर था, दिस इज आवर आंसर. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी नॉट नो द वैल्यू ऑफ I1, हमें I1 की वैल्यू नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में गिवन है I1 की वैल्यू. तो वी शुड टू चेंज दिस वन I1 इन टर्म ऑफ I. हमें चाहिए कि हम इस I1 को I के टर्म में चेंज करें. कैसे चेंज करेंगे?
अब इसको चेंज करने के लिए आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में यू ऑलरेडी अवेयर दैट द करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I upon A. The current density is I upon A. And in this question the one word is given that the current is uniformly distributed. इसका मतलब करंट डेंसिटी हर जगह सेम होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब करंट डेंसिटी इज द सेम इन इंटायर इन अ वायर। और अगर यदि मैं कहूं J इक्वल टू, तो मैं बड़े सर्किल यानी कि मैं रेडियस की बात करूं, इसकी वायर की एक्चुअल रेडियस की बात करूं, तो J इक्वल टू I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। एक मतलब एरिया 2 पाई पाई a स्क्वायर, गलती हो गई, I अपॉन पाई a स्क्वायर। और यदि मैं बात करूं J की अंदर वाले की, जहां पर रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा I अपॉन 2 पाई r1 स्क्वायर। इन दोनों को आप करंट इक्वेट कर सकते हैं कि दोनों J सेम है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनीवेयर इन वायर या होमोजेनियस वे। देन वी फाइंड I अपॉन पाई a स्क्वायर इक्वल टू I अपॉन पाई I r स्क्वायर। और यहाँ पे I1 होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे हमने I1 करंट माना था। J इक्वल टू I1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट किया तो I अपॉन पाई a स्क्वायर इक्वल टू I1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर। डन। अब यहाँ से पाई काट दीजिए आप और यहाँ से I1 निकालिए कितना निकल रहा है। तो I1 इक्वल टू कितना आ रहा है, r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही तो आ रहा है r1 स्क्वायर a स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन ए में पुट करेंगे। हम इस वैल्यू को ए में पुट करेंगे तो हम क्या पाते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट I r1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई r1 इंटू a स्क्वायर। समझ में आया? म्यू I1 की जगह में लिखना है पाई r1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और 2 पाई r1 जो ऑलरेडी लिखा हुआ था 2 पाई r1। अब क्या करें, इस r1 से स्क्वायर काट दें तो b इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट I r1 अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। अब देख बेटा, म्यू एक कांस्टेंट है, I कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, 2 पाई ये कांस्टेंट और a रेडियस ऑफ वायर b एक कांस्टेंट है, बढ़ती घट रही नहीं है, फिक्स्ड है। तो अगले स्टेप पर मैं बोल सकता हूं b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि आप r1 बढ़ाते जाएंगे सेंटर से तो वो बढ़ती जाएगी। पहली बार समझ आ गई? तो यदि कोई पूछे आपका तो b की वैल्यू कितनी होगी, भैया b की वैल्यू कितनी होगी, b होगी म्यू नॉट r1 अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। कब? जब हम अंदर की बात करें, ठीक है ना? ठीक है। यदि हम सेम चीज बाहर की बात करेंगे, बाहर वाले तो हम क्या पाएंगे, बाहर वाले भी देख लेते हैं। कब? केस 2 देख लेते हैं, व्हेन r2 बाहर वाले के लिए, यदि बाहर वाले की बात करें तो ये आपके लिए हो गया, ये डिस्टेंस हो गई r2। हाँ भाई, अब इस पर यदि जब बात करें केस 2 में, जब व्हेन r2 इज ग्रेटर देन इट, जब यानी कि r2 बड़ा है किससे, इसकी रेडियस से, तब इसमें एम्पियर सेकेंड लॉ लगाएं। फर्स्ट तो पढ़ चुके हो ना, व्हेन r1 इज ग्रेटर देन लेस देन a तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1। जब r2 बड़ा होगा तब क्या करेंगे, हमें पता है ऑलरेडी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, सर I करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपल लगा देते हैं। कैसे? b इनटू 2 पाई r2 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। यहां से b कितना निकलेगा बेटा, b निकलेगा आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r2। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखो इसमें b इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो अगले स्टेप पर हम कह सकते हैं b डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया कांस्टेंट के लिए और 1 अपॉन r2 कर दिया। देखो क्या निकल के आया, जब हमारा r छोटा रेडियस से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, और जब r हमारा रेडियस से बड़ा निकलता जा रहा है तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जा रहा है। और यदि इसकी जो ग्राफ बनाए किसका, b का और r का, यहां पे मैं दे रहा हूं a, जब क्या है रेडियस है,
तो यहाँ पर ये आपका R2 चलता जा रहा है और इस एरिया में आपका R1 है। तो हम ग्राफ क्या पाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के साथ में ग्राफ पाते हैं तो पहले तो स्ट्रेट लाइन मिलती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे हम रेडियस से पहुंचते हैं हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है और देन आफ्टर कंटिन्यू वैल्यू डिक्रीजिंग शुरू हो जाती है और वी फाइंड द ग्राफ of magnetic field and radius is this one. This is a y-axis or this is an x-axis, and I think this is a very most important graph for you in this application of Ampere circuital law. तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।